हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि पीडी करंट अफेयर्स मई 2023 का जो करंट अफेयर्स है हैंडराइटिंग नोट्स वो मैं अपने पेड कोर्स पे डाल चुका हूँ। और इसके अंतर्गत जो सार संग्रह जो दिया जाता है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी आप अगर मैगज़ीन की बात करते हैं तो उसमें जो सार संग्रह दिया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग एग्ज़ाम्स को देखते हुए उसमें इंक्लूड किया रहता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि इसमें जो भी है वो कवर करा दिया जाए, ठीक है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसके पीछे के जितने भी मंथ होंगे उनको भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न आप देखने को मिलेगा कि वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था। तो ये है उदयन। उदयन यहाँ पे करेक्ट होगा, उदयन, ठीक है। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? तो भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना, ये जो कि प्रतीक माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है मैं इस पीडीएफ को भी अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ हम दे देंगे। अगला है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त हैं समर्पित है किसको? तो इंद्र को, ठीक है, इंद्र को। और इनके बाद जो कि अग्नि को होता है। 1028 करीब माना जाता है कि 1028 इनका है। अगला है क्या कि किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? नैतिक सिद्धांत से संबंधित जो प्रवचन संकलित है वो सुत्त पिटक के अंतर्गत होता है। जैसे कि जो पिटक है वो 3 प्रकार का है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और एक होता है आपका विनय पिटक। तो ये 3 जो पिटक है ये इसके अंतर्गत में नैतिक सिद्धांत किसमें संबंध है? सुत्त पिटक के अंतर्गत। वह चोल नरेश कौन था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, देखिए यहाँ से 2 प्रश्न मिल जाता है कि सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या नाम दिया जाता था? तो आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया गया एवं बरन का सूबेदार बनाया गया। तो ये कैकुबाद, ठीक है, कैकुबाद जो शासक थे इन्होंने। अगला है कि विराट नगर किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराट नगर ही था। तो ये आपको याद रखना है, महाभारत में आपने इसके बारे में भी अच्छे तरीके से जाना है। अगला क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही शामिल किए जाते हैं, तो आप इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता है कि जो छोड़ सकते हैं। वो अलग अलग एग्जाम्स के ट्रेंड्स को देखते हुए भी इसमें मतलब शामिल किया जाता है क्वेश्चंस को। तो आप अच्छे तरीके से इन सभी को याद रख लीजिएगा। किस मुगल शासक को उपवनों या फिर उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो ये मैंने आपको बताया भी था जब हम मुग़ल बादशाह करके एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे, जब बाबर के बारे में आपको बता रहा था तो उसमें ये चीज़ मैंने इंक्लूड किया हुआ था। अगला है कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो ये है हुविस्क, हुविस्क, ठीक है, हुविस्क। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें अब आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर के एक ना हो जाए। यह कथन किसका था? यह कथन था एमजी रनाडे का, एमजी रनाडे का। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लुई फिशर, ठीक है, लुई फिशर याद रखना है। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत विभाजन के समय कौन थे? तो जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। अगला है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह तिथि किस दिन मनाया गया था?
यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया गया कब? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला जो है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो ये 1923 में। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? 1923 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये लाहौर जो षड्यंत्र केस था, इनमें इनको फांसी मिली थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? यानी उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन ज़ीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन ज़ीरो आवर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से संबंधित है? प्रारंभ हुआ था तो नमक कानून तोड़ने की घटना से प्रारंभ हुआ, जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो कि चल करके दांडी की यात्रा स्टार्ट की थी और वहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को पहुँच करके नमक बना करके कानून को तोड़ा था। तब जा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये है कराची अधिवेशन 1931, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। और सरदार पटेल की ये एकमात्र अध्यक्षता थी, यानी पहली और आखिरी अध्यक्षता थी। ये आपको याद रखना, इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित किए गए थे। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इन्होंने निरस्त किया था। ये ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? लॉर्ड हार्डिंग एक्चुअली द्वितीय थे, तो ये ध्यान रखना। अगला देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये पिछली बार एसआई में क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी की बात करते हैं तो 65 वर्ष यहाँ पे न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, और हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें 62 वर्ष। तो ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 और हाई कोर्ट के लिए 62। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंध में सुप्रीम कोर्ट के व्यापक मूलाधिकार क्षेत्र देता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, रीट से संबंधित आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो वहाँ पे आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट की बात आती तो वहाँ पे 226 हो जाता है। राइट, ध्यान रखना। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? देखिए, राज्य विधायिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में कितनी अवधि को शामिल किया गया था? किस अवधि को शामिल किया गया था? तो 1952 से 1957 पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इसकी सिफारिशों में 1952 से 1957 तक की अवधि को शामिल किया गया था, 52 से 57। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है कि किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? आपातकालीन प्रावधान, तो ये जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से लिया गया, जर्मनी का संविधान। किस संविधान संशोधन ने 10वीं अनुसूची को जोड़ा था? तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन, यहाँ पे होगा 35वें संविधान संशोधन नहीं। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है आपको पता होगा, जिसमें दल बदल विरोध कानून के बारे में बात किया गया, तो 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये 35 यहाँ पे गलत है। अगला है कि कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? कस्बा योजना समिति भाग 9 के क के अंतर्गत, 9 के क के अंतर्गत। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में पड़ता है और इसके आसपास जो क्या है, केरल है। ठीक है, केरल है। अंडमान पूछा जाता है तो अंडमान जो कि कलकत्ता के अंतर्गत आ जाता है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो वो संसद को ही होता है। ठीक है, संसद को होता है। तो ये हो गया हमारा संविधान। अब इसके बाद है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें क्या कह रहे हैं? पहला है कि भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? वह है क्रोड।
और आपको पता है कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो किसका बना होता है, तो निफे का बना होता है। निफे मतलब निकेल और फेरस का बना होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं औसत दूरी 930 लाख मील। ठीक है, 930 लाख मील, ये ध्यान रखिए। और अगर करोड़ की बात करते हैं तो करोड़ में लगभग आपका हो जाता है 14.96 करोड़ हो जाता है औसत में। ठीक है, 14.96 करोड़ हो जाता है। देखिए, पृथ्वी का औसत दूरी अगर हम देखें तो कैसे कर सकते हैं। पहले चीज़ तो आपका एक, जैसे कि देखिए, मैं इसके बारे में आपको ज्योग्राफी के क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा सन है। ठीक है, सन है और इसके चारों ओर क्या होता है कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी कुछ इस तरह से इसी पथ के अनुसार चक्कर लगाता है, जिसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि ये जो दूरी होगा सबसे ज़्यादा होगा और ये जो दूरी होगा सबसे कम होगा। यानी ये जो पृथ्वी घूमते हुए यहाँ पे आएगा तो ये सबसे कम होगा। और ये जो कम दूरी होता है वो किस तिथि को होता है? जो कम दूरी होता है वो हमारा 3 जनवरी को होता है। सबसे कम दूरी 3 जनवरी को और सबसे ज़्यादा दूरी 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी जो होती है, इन दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हो तो निकलता है औसत डिस्टेंस। ठीक है, औसत दूरी निकलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष बताई गई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास। भौगोलिक दृष्टि से भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली हो जाता है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, इसको याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ये प्रश्न इतना बार रिपीट हुआ है कि क्या ही बताया जाए। अगला देखिए, वे चट्टानें जिनमें परस्पर मिले रंध्रों के आकार बड़े होते हैं और जिनके अंदर से होकर के भूमिगत जल स्वच्छंद रूप से बहता है, क्या कहलाते हैं? तो उसको जलभृत कहा जाता है। जलभृत कहा जाता है। रांची पठार के पश्चिम में ऊंचे पठारों का एक समूह है जिसके समतल शीर्ष लैटराइट से ढके हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे पाट कहा जाता है। पाट। ठीक है। टर्की में अनातोलिया का अंतरा पर्वतीय जो पठार है किस पर्वत श्रेणी के बीच है? तो पोटिक और टॉरस। पोटिक और टॉरस के बीच स्थित है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से याद रखना है क्योंकि ये सब जो प्रश्न होते हैं वो चेंज नहीं होता है, बस रिपीटेड होता रहता है। इसी तरह से पेपर में आपको पूछा जाता है। हिमालयन रेंज प्रजाति, अब प्रश्न क्या कि पर्यावरण एवं जैव विविधता से। ठीक है, तो हिमालयन रेंज प्रजाति जो विविधता है बहुत समृद्ध है क्योंकि यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम माना जाता है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का संगम माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण जो कि समाधान है, एक तरह से कह सकते हैं समझौता है। अगला कौन सा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंतर्गत दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है। राइट, तो ये ध्यान में रखना है। और मणिपुर के अंतर्गत ही हमें मीठे पानी की झील लोकटक झील देखने को मिलता है। लोकटक झील। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य बहने वाली जो नदी है कौन सी है? तो रामगंगा। गंगा की एक सहायक नदी होती है रामगंगा। किस टाइगर रिजर्व को पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अड़ीमाली वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता था, जो भारत के अड़ीमाली हिल्स तमिलनाडु में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है? तो यहाँ पे देखिए, यानी किस टाइगर रिजर्व को पहले? तो ये अड़ीमाली टाइगर रिजर्व को ही पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अड़ीमाली वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान में रखिए। अगला क्या कह रहा है कि इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इकोलॉजी शब्द पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने सबसे पहले किया था। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो अपघटनकर्ता के रूप में शामिल किया जाता है। अपघटनकर्ता के रूप में शामिल किया जाता है। एक होता है उत्पाद, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटनकर्ता। तो कवक को यहाँ पे हम कह सकते हैं अपघटनकर्ता के रूप में। पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्वीद क्यों होते हैं? मरुद्वीद का मतलब आपको पता है ना,
जो रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है मरुद्भिद। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग नहीं लिया जाता, यानी कि मरुद्भिद वैसे स्थान पे कहते हैं जहाँ पर शुष्क क्षेत्र में उगने वाले जो वनस्पति होते हैं, खास करके सिंपल सी भाषा में समझिए, शुष्क क्षेत्र में उगने वाली जो वनस्पति होती है, मतलब कि पानी की मात्रा बहुत कम होता है, नमी बहुत कम होता है, उस वैसे स्थानों पर मरुद्भिद कहते हैं। तो ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पानी द्वारा पौधों द्वारा उपयोग नहीं लिया जाता, जिस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी मरुद्भिद देखने को मिलता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक पर यह डिपेंड होता है। जलवायु संबंधी कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। अगला देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि मरुस्थली भवन। मरुस्थली भवन किससे होता है? तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण ये होता है। मरुस्थली भवन जो होता है बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण होता है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या पहला प्रश्न है कि नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीब रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी कितना अंतर्ग्रहण है? तो जो शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, उनमें 2100 कैलोरी, ठीक है, 2100 कैलोरी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। ये थोड़ा सा याद रखना है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का उपयोग करता है? राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किसका सूत्र का उपयोग करता है? तो लकड़वाला, डीटी लकड़वाला जो आयोग है, मतलब कि एक समिति बनी थी, उसी के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारणता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन है, जिसको NSSO के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, एक्चुअली कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई काम है जिसमें 2 व्यक्ति आराम से उस काम को कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसमें 3 से 4 व्यक्तियों को घुसाया गया है कि आप 4 लोग मिल करके करो। तो इसमें क्या होगा कि सभी लोग अपना फुल एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत मिल करके बस उस काम को करेंगे। तो वहाँ पे इसी चीज़ को कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया गया, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत किया गया, इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बुल एवं बियर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता रहता है, नरसिम्हन समिति भी याद रखिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, का आधार वर्ष क्या होता है? तो 2012 है, ठीक है, 2012 है। जबकि थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI का आधार वर्ष 11-12 है। ये दोनों महत्वपूर्ण होता है, दोनों को याद रखिए। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के पेज पे और यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला, है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको SEBI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? वैधानिक जो दर्जा प्रदान किया गया था वो 30 जनवरी 1992 को किया गया था। भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना जाता है। जनसंख्या विभाजक दशक 1911 से 21 को माना जाता है, 1911 से 21 को माना जाता है। अब सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में प्रश्न है, इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किस भौतिक राशि का मात्रक है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो जो पीत बनता है वो यकृत में बनता है। पीत बनता है यकृत में, पीत यकृत में बनता है तथा यहाँ पे कह सकते हैं गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, यानी कि पित्ताशय में जाकर के ये एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। अगला है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइन जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का अयस्क होता है। अगला है कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन में संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि
आपको पता है कि जनरली हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना हमारा ये है और प्रतिबिंब जो कि पहले ही बन जा रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जा रहा है, रेटिना तो ये है लेकिन पहले ही बन जाता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मायोपिया है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है। अगर रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना यहाँ पे लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, अवतल जो लेंस होता है इसके मदद से हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, जबकि उत्तल लेंस की मदद से दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। रॉकेट के उड़ाने का जो सिद्धांत है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर निर्धारित होता है? तो सभी को पता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आँख में आइरिस काम क्या करती है? आइरिस क्या काम करती है? तो आइरिस जो होता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और आइरिस के कारण ही आँखों का रंग निर्भर करता है। जैसे किसी का आँख जो होता है वो भूरा होता है, किसी का नीला होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर ही निर्भर करता है। और आइरिस को हम लोग हिंदी में परितारिका के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मेन इसका जो कार्य होता है वो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जब हम बाहर से यानी कि धूप से जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, अंधेरी वाले कमरे में, तो क्या होता है कि मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारे आँख के जो आइरिस में जो पुतली होता है वो क्या होता है कि सिकुड़ करके बहुत छोटी हो जाती है, और उसको खुलने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से थोड़ा समय के बाद हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आइरिस ही प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला क्या है कि यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषित कर ले तो वो कैसी दिखाई देगी? यानी मान लीजिए कि कोई वस्तु है ये, और इस पर हम सभी प्रकाश, इस पर कोई प्रकाश डाला जा रहा है और ये सभी प्रकाश को एब्जॉर्व कर लेती है, ये प्रकाश को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, तो ये जो वस्तु दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। ठीक है, काला दिखाई देगा। और अगर सभी प्रकाश को परिवर्तित कर देता है तो वो जो पदार्थ होगा वो उजला कलर का यानी सफ़ेद कलर का दिखाई देगा। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, तो देखिए इसमें क्या है कि क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति की या फिर दशाओं में मानव व्यवहार संबंधित किसी विश्वास या फिर विचार का परीक्षण करना है? तो अंतर्दर्शन ने कहा है, अंतर्दर्शन ने कहा है। तो देखिए ये जो है था वो जो भी सुपर टेट का एग्ज़ाम्स है उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो शिक्षा एवं बाल जो मनोविज्ञान है आप इसको अच्छी तरीके से इसको पढ़िए और समझिए। बाकी जो जनरली जो बाकी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। मनोविज्ञान के संबंध में सिनकर की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये प्रश्न ध्यान रखिए, हो सकता है पूछ ले कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो कि किसका परिभाषा है? तो सिनकर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अधिगम मतलब होता है सीखना, अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। बहुत ही अच्छा जो कि ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि वे प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन सिनकर का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था, यह किसने कहा है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था ये कहा गया था स्टेनले हाल के द्वारा कहा गया। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्ट अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था, 1920 में किया गया था। अगला है कि थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्णन का आधार क्या है? तो चिंतन एवं कल्पना। किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो मॉसले के द्वारा ये कहा गया है, मॉसले का मत है। इसके बाद है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो पठन अक्षमता का, जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं, डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे है जो कि संप्रेषण और संचार, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, इसको देख लीजिए कि ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार के संप्रेषण माध्यम है? तो नकारात्मक संप्रेषण माध्यम होता है। पार्श्व संप्रेषण संबंधित होता है तो संगठनात्मक
पारिस्थितिकी से। संचार प्रक्रिया में कौन सा जो चरण है वो सबसे पहले आता है, तो कूट लेखन सबसे पहले आता है। संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल होता है, क्या कहलाता है? जनसंचार। जनसंचार, ठीक है। आगे देखिए, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। अंतर व्यक्तित्व संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत को। यही तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, समझ सकते हैं आप लोग। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? तो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। अगला है कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है तो समकालिक, ठीक है, समकालिक होता है। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किस व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, उसको क्या कहते हैं? अंतर्व्यक्तित्व कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग खेलकूद के बारे में। तो खेलकूद के संदर्भ में देखिए क्या क्या दिया गया। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो रामनाथन कृष्णन, ठीक है, रामनाथन कृष्णन, जो कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा। किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वाईचिंग भूटिया। वाईचिंग भूटिया जो कि फुटबॉल प्लेयर है, आपको पता है। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राज़ील को। ब्राज़ील ने यह खिताब 5 बार जीता है। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन थे? तो सीके नायडू। देखिए क्वेश्चन हमारा अगला ये कह रहा है कि पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया कब? तो ये 1995 में मनाया गया था पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। अगला है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर जो शॉट है वो क्रिकेट से संबंधित है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम जो भारतीय कौन है? तो केडी जाधव। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो बछेंद्री पाल। और 2 बार पूछ जाए तो संतोष यादव। अगला है कि एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था 1951 में, आपको पता है 1951 में। अगला प्रश्न देखिए हमारा कृषि से बनता है। तो पहला है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किसको कहते हैं? शहद, यानी कि मधुमक्खियों के पालन से जो संबंधित होता है, उसमें क्या उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है? शहद के लिए। एक ही भूमि पर एक ही समय में 2 तरह की फसलों को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहते हैं। मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? मत्स्यन जो होता है, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। अगला है क्या कह रहे हैं कि सैक्रामेंटो जोवाकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ पर? कोलंबिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा नेक्स्ट बनता है, यहाँ पे देखिए, विटिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन संबंधित है। विटिकल्चर में हम लोग अंगूर की खेती करते हैं, यानी अंगूर के उत्पादन के लिए होता है विटिकल्चर। चाय के पौधे उगाने वाले डेबॉक जो विधि है, डेपॉग विधि विकसित हुई थी कहाँ पर? फिलीपींस में। चाय के पौधे उगाने की डेपॉग विधि कहाँ विकसित हुई थी? फिलीपींस में। कनाडा के प्रेरी प्रदेश में गेहूं की कृषि की जाती है ग्रीष्मकाल में, ठीक है। प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, कृषि की जाती है ग्रीष्मकाल में। एटीपी चक्र किसने प्रतिपादित किया था? लिपमैन ने एटीपी चक्र को प्रतिपादन किया था। विश्व का प्रथम शाकनाशी कौन है? तो 2,4-D। हमेशा पूछा जाता है कि 2,4-D क्या है? तो खरपतवार नाशी को कहा जाता है 2,4-D। तो शाकनाशी यहाँ पे लिखा गया। न्यू लीफ किसकी किस्म है? न्यू लीफ किसकी किस्म है? तो आलू की एक न्यू किस्म है, ठीक है। आलू की एक किस्म है न्यू लीफ। अब बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान के संदर्भ में देखिए क्या कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो क्या है? तो मॉडेम है। पहले बहुत इस्तेमाल होता था मॉडेम का, आपने भी इस्तेमाल किया होगा इंटरनेट को चलाने के लिए। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो फुल
डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या फिर नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है वो क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा जो है वो शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटम, यानी डेटम जो कि एक वचन हुआ और डेटा जो है वो बहुवचन हुआ, ध्यान रखिएगा, डेटा और डेटम। अगला है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहा जाता है, वार्म बूटिंग कहा जाता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करता है? तो ALU, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। OCR का पूरा नाम क्या होता है? OCR का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? UPS का पूर्ण रूप होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। GU का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये होता है। अब जो कि है विविध, तो विविध में देखिए क्या है? विविध में कि 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो मैसूर, मैसूर। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में किसकी कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो 64, 64। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन है कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR कर दिया गया था? 1936 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या होता है? तालमेल न होना। जस दुल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ क्या है? तो ये है सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को। सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसको जो कि बनवाया था। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि स्थित है आपका इटली में, ठीक है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित कहाँ पर? इटली के अंतर्गत ये पड़ता है। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में, जावा में। कपिल मुनि द्वारा प्रस्तावित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने दार्शनिक जो प्रणाली दिया था वो सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन, ये ध्यान में रखना है। सबसे पुराना भी माना जाता है सांख्य दर्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 130 प्रश्न जो कि कवर किए और 130 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें से आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिला करके दिए गए थे सार संग्रह। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पे काम कर सकें। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी इसके बाकी के मंथ के, जैसे कि ये आपका मई में दिया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका मई है, प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 का था। तो अगर आपको ये पसंद आएगा तो इसके पीछे हम लोग बढ़ते हुए अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, यानी इससे पहले जितने भी अभी तक है करीब 1 साल 1.5 साल का, वो हम कवर करा देंगे, ताकि आपको पता ही कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।